दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे और बढ़िया से तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं। जैसे राकेश जी ने आज बहुत अच्छा कमेंट्स किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि मैं जीएस के जो अन्य सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है और ज्योग्राफी है, उन पर भी अपनी वीडियो अपलोड करूं। तो मैं वादा करता हूं उनसे, मैं जल्द ही सभी विषयों पर वीडियो अपनी बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। और जल्द से जल्द ये जो हमारा संविधान और संविधान के भाग पर जो हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, जैसे जल्द ख़त्म होंगी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा संघ, जैसे कि भाग 5 है। ये बहुत बड़ा भाग है। जो अनुच्छेद की अगर बात करें तो 52 से 151 तक हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, हमारा जो आज का विषय होगा वो होगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। देखो एक बार देख लेते हैं, एक बार संघ को देख लेते हैं, थोड़ा सा पुराना रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है संघ सरकार की अगर बात करें तो देखो सरकार, ये संघ सरकार की बात है, केंद्र सरकार की बात है। संघ सरकार, देखो संघ सरकार के 3 पिलर बताए जाते हैं, सरकार के 3 स्तंभ बताए जाते हैं। एक बार उसको देख लेते हैं। देखो सरकार के 3 पिलर बताए जाते हैं, 3 स्तंभ बताए जाते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है। संघ सरकार यानी देखो विधायिका होता है एक, ठीक है, एक कार्यपालिका होता है, आपको पता ही है ये 3 होते हैं, बार बार हम इनको पढ़ते हैं। विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, एक होता है न्यायपालिका। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं सरकार के 3 अंग या 3 भाग कह सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका पर। कार्यपालिका पर हम चर्चा कर रहे हैं। कार्यपालिका में सबसे बड़े, देखो कार्यपालिका के अगर पद की बात करें तो कार्यपालिका के जो शीर्ष पे हैं वो आप जानते हैं राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। हमारे 30 नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और चौथे नंबर पे लास्ट में आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक सरकार का जो ढांचा होता है। ठीक है, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 पिलर में, और हमारी जो चर्चा चल रही है वो कार्यपालिका पर चल रही है। ठीक है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति पर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से चर्चा हम कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति जी के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यदि यह वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इन वीडियो को भी आप पहले देख लें, उसके बाद इसे देखें। इसके बाद आज की जो हमारी चर्चा है वो मंत्रिमंडल पर है। प्रधानमंत्री जी पर हम स्पेशल में एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आज का जो हमारा विषय होगा मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो ये होता है सरकार का अंग। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि मतलब किस प्रकार से जो मंत्रिपरिषद है उसका जो स्थिति होती है वो संघ सरकार में किस जगह होती है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ होता है, सरकार जो होती है वो 2 तरह की सरकार होती है। ठीक है, सरकार जो होती है 2 तरह की सरकारें होती हैं। एक तो होती है संसदीय सरकारें, ठीक है, और संसदीय सरकार है और अध्यात्मक सरकार। ठीक है, सभी देशों में 2 तरह की सरकारें मिलेंगी, या तो संसदीय सरकार होगी या फिर अध्यात्मक सरकार होगी। ठीक है, 2 तरह की सरकार होती हैं। ठीक, संसदीय सरकार की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत। संसदीय सरकार, ये भारत इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इस सरकार की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब इनमें मोटा मोटा से देख लेते हैं इनमें अंतर क्या होता है। देखो संसदीय सरकार की बात करें तो क्या होता है, नंबर 1 बात करें, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो कौन होता है, राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो पावर की बात करें, शक्ति की बात करें तो उनके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्ति होती है। संसदीय सरकार में संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, देश के संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे, राष्ट्रपति। लेकिन शक्ति की बात करें तो शक्ति केवल उनके पास नाम मात्र होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के। देखो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है,
प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र के शक्ति, राष्ट्रपति जी के पास नाम मात्र की शक्ति होती है, वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं नाम मात्र के, लेकिन वास्तविक शक्ति, सारी शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो प्रधानमंत्री के पास होती है, वो नाम मात्र के होता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जो ये यूएसए वाली अध्यक्षात्मक सरकार होती है, इसमें संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों एक ही होते हैं। संवैधानिक प्रमुख एवं वास्तविक प्रमुख, मैं लिख देता हूं पूरा, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये टोटल सारी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति की। ये मोटा मोटा सा इसमें अंतर होता है। तो भारत में कौन से प्रकार के, देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार में मुख्य अंतर क्या होता है? जो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के, और जो नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और अध्यात्मक सरकार में संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों एक ही होते हैं, राष्ट्रपति। संघ को आपको देख लिया, संघ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब इनका क्रम होता है। राष्ट्रपति के बारे में हम जब वीडियो बना चुके हैं, उपराष्ट्रपति के विषय में वीडियो बना चुके हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हमारा आज का विषय है। तो थोड़ा सा एक ढांचा मैंने बताया ताकि आपको पता चले कि स्थिति कहाँ है, ठीक है। अब आप देखते हैं मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति महोदय, अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति महोदय एक मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे। ठीक है, 74 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो एक मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे। इसके बाद एक अनुच्छेद 75, दोनों इसी से संबंधित है हमारे, ठीक है। 74 राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद का चयन करेंगे, और 74 में कहा गया जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद के मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। सेवेंटी 75 में क्या कहा गया है? जो मंत्री परिषद होंगे उनके मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 75 में। और मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री। कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 74 में क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रपति महोदय एक मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे, ठीक है। देखो नियुक्ति की बात आई तो नियुक्ति में बता दूं, एक चीज ध्यान रखना, नियुक्ति का मैं लिख देता हूँ, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद के जो अन्य, तो प्रधानमंत्री को छोड़ के बाकी सब जो मंत्री है वो नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्री परिषद में लिख देता हूँ यहाँ, सॉरी, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी सलाह पर, तो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। बात आती है त्यागपत्र की, ठीक है। ये अपना नियुक्ति होने के बाद त्यागपत्र अगर देना हो तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद यदि शपथ वाली बात करें तो शपथ इनको कौन दिलाता है? इनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। त्यागपत्र किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति को। और शपथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपका। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे, और 75 में लिखा गया है मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और इसमें कहा गया है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति जी। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, और शपथ भी यही दिलाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब बात करते हैं योग्यता कि मंत्रिपरिषद की जो नेता होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, ठीक है। योग्यता देखो, योग्यता
बहुत ज़्यादा खास नहीं होते, बस कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है यदि लोकसभा या राज्यसभा सदस्य है। कोई भी, या तो लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य, या फिर राज्यसभा का सदस्य है, वो मंत्रिपरिषद में जगह ले सकता है। बस ये शर्त यही है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, बस यही इसकी योग्यता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं जो ये मंत्रिपरिषद होती है, ये इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, देखो मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लिख देता हूँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है कैबिनेट मंत्री। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, और नंबर 3 होते हैं तुम्हारे उप मंत्री। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, यानी टोटल 3 प्रकार के मंत्री हो जाए। अगर पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री, 3 प्रकार के, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 प्रकार के। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, और नंबर 3 उप मंत्री। अब देखते हैं कि इनका काम और क्या क्या होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें तो इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। तो ये महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके पास होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे गृह, रेल, वित्त या विदेश मंत्रालय। ठीक है, अब बात आती है राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री की बात करें तो 2 तरह के कार्य करते हैं। कितने तरह के कार्य करते हैं? 2। ठीक है, एक क्या करते हैं, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट के सहयोगी, इनके सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वे 2 तरह का काम करते हैं। उसका जो पहला काम होता है उनका कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री के सहयोगी कार्य करते हैं। ठीक, दूसरा कार्य क्या करते हैं? ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी कार्य करते हैं। इनके स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कि ये आपके लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह, रेल, वित्त, विदेश आदि जो है। ठीक, राज्य मंत्री 2 तरह का कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहयोगी और स्वतंत्र प्रभार इनको दिया जाता है। अब बात आती है उप मंत्री। अब उप मंत्री क्या करते हैं? देखो ये एक लाइन में देख लो, ये कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के प्रशासनिक तथा राजनीतिक या संसदीय कार्य, कुछ भी कह दो, प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह है, रेल है, वित्त है, विदेश है, इस तरह के। और राज्य मंत्री जो होते हैं वो 2 तरह के कार्य करते हैं। ठीक, एक तो इनके सहयोगी होते हैं और एक स्वतंत्र प्रभार। और जो उप मंत्री होते हैं वे क्या करते हैं? वे एक तो इनकी सहायता करते हैं, इनकी और इनकी सहयोग करते हैं। जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, फिर संसदीय कार्य जो होते हैं उनमें इनकी सहायता करते हैं। अब एक बात आती है संख्या, इन सब की संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, इन सब की संख्या अगर बात करें, देखो मूल संविधान की, मूल संविधान आप जानते हैं मूल संविधान क्या होता है? जिस समय संविधान बना था, संविधान सभा ने निर्माण किया था, उस समय इनकी संख्या क्या थी? तो उस समय की बात करें तो उस समय संख्या के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो उस समय संख्या के बारे में कोई डिस्कस नहीं है। ठीक है, यदि उसके बाद आप करें तो ये देखो वर्तमान की देखो मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कितने भी संख्या हो सकता है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से
यानी 91वां संविधान संशोधन ये हुआ था हमारा 2003 में। इसमें क्या करा, उसमें कहा कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15%, लोकसभा के सदस्य जो होते, लोकसभा की सीट अगर की बात करें तो 545 सीटें होती हैं, तो आज के समय भी लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, तो संख्या की बात करें, वर्तमान में 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से कहा गया है कि लोकसभा, किसकी बात आती है, लोकसभा के सदस्यों के से 15% से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, ये दोनों क्या चीज़ होते हैं। कहीं आपको मंत्रिपरिषद लिखा हुआ मिलेगा, कहीं मंत्रिमंडल, तो कभी कभी दोनों जगह सेम होती हैं। ये सेम है या अलग है, इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोटा मोटा सा इनमें अंतर देख लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। इधर मैं लिखता हूँ मंत्रिपरिषद और इधर मैं लिख देता हूँ मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसमें तुम्हारे पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री, ठीक, प्लस उप मंत्री, यानी ये सभी मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी ये पूरी मंत्रिपरिषद की संरचना है। कौन कौन, पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अब बात आती है मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल में सिर्फ पीएम और कैबिनेट मंत्री, ये लोग मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद की जब बात आए तो मंत्रिपरिषद में पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जितने प्रकार के मंत्री होते हैं वो सभी मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। और मंत्रिमंडल की बात करें तो पीएम और कैबिनेट मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। दूसरा मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है, ये एक विशाल निकाय है, विशाल संरचना है, देखो कितने सारे लोग हैं। लेकिन इसकी बात करें तो ये लघु निकाय है, ये अधिक महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो। ठीक है, अगला देखें, संख्या देख लेते हैं। इनकी अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या की बात करें तो 60 से 70 के आसपास, और इनकी संख्या की बात करें तो ये मुश्किल से 15 से 20 लोग मिलकर ही मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। और मंत्रिपरिषद की बात करें तो 60-70 लोगों से मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।